नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। मानव और घोड़े के बीच का वो जो अनोखा रिश्ता है ना, उसको समझने के लिए। ये सिर्फ सवारी करने से कहीं ज्यादा गहरा है। शिवा नारायण का एक लेख है टैक्शीला पेज साइट पर, हॉर्स राइडर लर्नोग्राफी, मानव अश्व ज्ञान हस्तांतरण पर एक न्यूरोमोटर परिप्रेक्ष्य। ये लेख इस रिश्ते की कई परतें खोलता है। हमारा मिशन आज क्या है? यही जानना कि कैसे दो अलग अलग दिमाग, मतलब दो अलग प्रजातियां, बिना शब्दों के सिर्फ हरकतों और तालमेल से एक दूसरे से इतना गहरा संवाद कर पाते हैं। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना। चलिए इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आज। तो शुरुआत करते हैं इस शब्द से, हॉर्स राइडर लर्नोग्राफी। ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, देखिए, ये शब्द असल में घुड़सवारी के जरिए जो सीखने की प्रक्रिया होती है ना, उसको एक नए नजरिए से देखता है, एक मोटर विज्ञान आधारित मॉडल के तौर पर। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि सवार घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। नहीं, ये एक दूतरफा चीज है, ज्ञान का लेन देन। सवार घोड़े से सीखता है और घोड़ा सवार से। दोनों शारीरिक संकेतों, मतलब बॉडी लैंग्वेज और हरकतों से लगातार एक दूसरे को जानकारी भेज रहे हैं और समझ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब घोड़ा सिर्फ सवारी का एक जरिया नहीं है, बल्कि वो सीखने की प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर है। बिल्कुल, एक्टिव पार्टनर। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। हाँ, बिल्कुल बदल देता है। पर सवाल ये है कि बिना शब्दों के ये संवाद होता कैसे है फिर? यहीं पर वो शिवा नारायण के लेख में जो बात आई है ना, वस्तु भाषा या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, वो काम आती है। ये भाषा शब्दों की नहीं है, बल्कि शारीरिक हाव भाव की है। शारीरिक हाव भाव जैसे? जैसे सवार का आसन कैसा है, पोस्चर, हम्म, लगाम या पैरों से कितना हल्का सा दबाव डाला गया है, शरीर का संतुलन, चाल की लय, हाँ, स्पीड में बदलाव, मोड़ लेना, ये सब मिलकर एक ऐसा संवाद बनाते हैं जिसे दोनों महसूस करते हैं और समझते भी हैं। और इसी संवाद से जुड़ा है वो प्रतिक्रिया चक्र या रिएक्टेंस का सिद्धांत। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही। मतलब सवार कुछ करता है, घोड़ा उस पर रिएक्ट करता है, और फिर घोड़े की उस प्रतिक्रिया को महसूस करके सवार अपनी अगली हरकत तय करता है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है। एग्जैक्टली, एक लूप है। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए सवार ने हल्का सा वजन एक तरफ डाला, ये हुई क्रिया। घोड़े ने उस संकेत को महसूस किया, और मान लीजिए थोड़ा धीमा हुआ या दिशा बदली, ये हुई प्रतिक्रिया। अच्छा। अब सवार घोड़े की इस बदली हुई गति या दिशा को महसूस करके अपना संतुलन या अगला संकेत वो एडजस्ट करता है। ये सवार की अगली क्रिया होगी। ये चक्र लगातार चलता रहता है, क्रिया, प्रतिक्रिया, फिर क्रिया, और इसी निरंतर लेनदेन से वो तालमेल बनता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र ही वो धागा है जो सवार और घोड़े को जोड़ता है, एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और जब ये चक्र बहुत सहज, मतलब एकदम नेचुरल और ऑटोमेटिक हो जाता है, तब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जिससे लेख में समग्र क्रिया ज्ञान कहा गया है, इंटीग्रल लर्नोग्राफी। समग्र क्रिया ज्ञान, इंटीग्रल लर्नोग्राफी। हाँ, ये वो स्थिति है जब सवार और घोड़ा दो अलग इकाइयां नहीं लगते, बल्कि एक ही सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो घोड़ा सवार के शरीर का ही एक एक्सटेंशन बन गया हो और सवार घोड़े की सोच का हिस्सा। ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई एक्सपर्ट साइकिल सवार अपनी साइकिल को अपने शरीर का हिस्सा महसूस करता है, या कोई सर्फर लहर के साथ एक हो जाता है? हाँ, कुछ वैसे ही। पर यहाँ तो दो जीवित प्राणी शामिल हैं, दो अलग दिमाग। ये इसे और भी ज्यादा असाधारण बना देता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। बाइक या सर्फबोर्ड तो निर्जीव हैं, पर यहाँ दो चेतन प्राणी हैं जो एक दूसरे के साथ ढल रहे हैं, अडैप्ट कर रहे हैं। ये इस बात का बहुत मजबूत प्रमाण है कि सीखना अपने बिल्कुल मूल रूप में एक शारीरिक क्रिया है, एक मोटर विज्ञान है। हमारा दिमाग दुनिया को पहले हरकतों और अनुभवों के जरिए समझता है, और फिर उस पर सोच विचार या कॉग्निशन की परतें चढ़ती हैं। हम करके सीखते हैं, और करने से ही समझ गहरी होती है। वाह! तो घुड़सवारी सिर्फ मांसपेशियों का खेल नहीं है, ये तो दो दिमागों के बीच एक जटिल न्यूरोलॉजिकल डांस है। लेख इसे लर्नोग्राफी कहता है, यानी क्रिया के जरिए, अनुभव के जरिए सीखना। बिल्कुल। और ये डांस सिर्फ बाहरी हरकतों तक सीमित नहीं है, ये दिमाग के लेवल पर भी हो रहा है।
इसमें दोनों की हरकतें एक लय में होती हैं, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के संकेतों को महसूस करते हैं, सेंसरी इनपुट, और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, मोटर आउटपुट। रियल टाइम में? हाँ, रियल टाइम में। इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग के कई हिस्से एक्टिवेट होते हैं, खासतौर पर सेरिबेलम। सेरिबेलम, जो हमारे संतुलन, तालमेल और मोटर स्किल्स का केंद्र है, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही हिस्सा सवार और घोड़े दोनों को अपनी हरकतों को इतनी बारीकी से कंट्रोल करने में मदद करता है। और लेख में एक और शब्द है, मस्तिष्क पृष्ठ या ब्रेन पेज, इसका भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है? क्या ये दिमाग में बने किसी तरह के मैप्स हैं? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। मस्तिष्क पृष्ठ दिमाग में बने हुए एक्शन प्लान्स या कह लीजिए मोटर मॉड्यूल की तरह हैं। जैसे जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, मान लीजिए ड्राइविंग, तो बार बार प्रैक्टिस करने से दिमाग में कुछ पैटर्न बन जाते हैं। कब क्लच दबाना है, कितना स्टीयरिंग घुमाना है, ब्रेक कैसे लगाना है। हाँ, बन जाते हैं। ये पैटर्न अभ्यास, दोहराव और अनुभव से पक्के होते जाते हैं। घुड़सवारी में भी ठीक ऐसा ही होता है। सवार अपने दिमाग में कंट्रोल, आसन और कोऑर्डिनेशन के मस्तिष्क पृष्ठ बनाता है, तो घोड़ा भी सवार के संकेतों को, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को, यहां तक कि उसके इमोशनल स्टेट को समझने के लिए अपने मस्तिष्क पृष्ठ विकसित करता है। तो ये मस्तिष्क पृष्ठ बनते कैसे हैं? क्या बस बार बार एक ही चीज को दोहराने से? दोहराव तो जरूरी है, बिल्कुल। जैसे घोड़े पर चढ़ना, अलग अलग चाल में चलना, कूदना, लेकिन सिर्फ दोहराव काफी नहीं है। इसमें और भी चीजें शामिल हैं, जैसे शारीरिक संकेतों के जरिए तुरंत फीडबैक मिलना बहुत अहम है। फीडबैक मतलब? घोड़े ने सही किया या गलत, इसका एहसास उसे तुरंत होना चाहिए, और सवार भी अपनी गलतियों को देखकर और महसूस करके सुधारता है। अलग अलग माहौल में अभ्यास करना भी जरूरी है, ताकि ये मस्तिष्क पृष्ठ ज्यादा फ्लेक्सिबल और मजबूत बने। ये सारी प्रक्रिया दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, मतलब दिमाग की नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की जो क्षमता होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, और साथ ही ये सवार और घोड़े के बीच जो व्यवहारिक तालमेल है, बिहेवियरल सिंक्रोनाइजेशन, उसको भी गहरा करती है। जैसा कि लेख में कहा गया है, उच्च स्तरीय घुड़सवारी प्रदर्शन इतना सहज और प्रतिक्रियाशील इसीलिए होता है, ये सिखाया नहीं जाता, बल्कि क्रिया के माध्यम से सीखा जाता है। ये ज्ञान शरीर में उतर जाता है, मसल मेमोरी बन जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि समग्र क्रिया ज्ञान वो पीक है, वो शिखर है, जहां ये मस्तिष्क पृष्ठ इतने ज्यादा विकसित और इतने तालमेल में आ जाते हैं कि सवार और घोड़ा लगभग एक ही यूनिट की तरह महसूस होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। ये वो अवस्था है जहां रिश्ता सिर्फ शारीरिक संकेतों तक सीमित नहीं रहता, ये एक गहरा इंट्यूटिव कनेक्शन बन जाता है। घोड़ा सचमुच सवार के इरादों को भांपने लगता है, और सवार घोड़े की जरूरतों और उसकी क्षमताओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ये एकता, ये यूनिटी रातों रात नहीं बनती। इसमें लगातार अभ्यास, धैर्य और सबसे बढ़कर आपसी विश्वास की जरूरत होती है, जो मोटर मेमोरी को पक्का करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए बेहद जरूरी है। समय के साथ ये साझेदारी इतनी गहरी हो जाती है कि शब्दों या जोर के संकेतों की जरूरत लगभग खत्म सी हो जाती है। सच में? हाँ, कभी कभी मांसपेशियों में हल्का सा तनाव या बस नजरें फेर लेना ही इरादा जाहिर करने के लिए काफी होता है। अरे वाह! लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये सब कुछ सिर्फ मोटर स्किल्स, न्यूरॉन्स और मस्तिष्क पृष्ठ का ही खेल है? इसमें भावनाओं की, इमोशंस की कोई जगह नहीं? आखिरकार हम दो जीवित प्राणियों की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत वैलिड, और इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। भावनाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। शिवा नारायण इसे प्रभावी लर्नोग्राफी कहते हैं, इफेक्टिव लर्नोग्राफी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना और मैनेज करना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? देखिए, सवार का मूड कैसा है, वो कॉन्फिडेंट है या डरा हुआ है, इसका घोड़े पर सीधा असर पड़ता है। इसी तरह घोड़े की अपनी भावनाएं होती हैं, डर, उत्सुकता, आराम। ये भावनाएं उसके शारीरिक संकेतों से जाहिर होती हैं, जैसे कान कैसे हैं, पूंछ हिल रही है या नहीं, मांसपेशियों में तनाव है या नहीं। हाँ। इसमें दोनों के लिम्बिक सिस्टम शामिल होते हैं। लिम्बिक सिस्टम यानी दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं और यादों से जुड़ा है। सोचिए, अगर सवार डरा हुआ या तनाव में है तो उसका शरीर अकड़ जाएगा, उसकी पकड़ शायद सख्त हो जाएगी। घोड़ा इन बहुत महीन संकेतों को भी तुरंत पकड़ लेता है, और वो भी बेचैनी अस्थिर हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये तो होता होगा। बिल्कुल। इसके उलट एक शांत, आत्मविश्वासी सवार अपने घोड़े में भी स्थिरता और भरोसे को बढ़ावा देता है।
ये बात साबित करती है कि किसी भी सीखने के माहौल में, खासकर जहां दो प्राणी शामिल हों, भावनात्मक सुरक्षा कितनी जरूरी है। भावनाएं मोटर अनुभवों में घुल-मिल जाती हैं और सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो शिवा नारायण के इस अध्ययन से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं और इसने घुड़सवारी की हमारी समझ को कैसे बदला है एक तरह से? हाँ, कुछ मुख्य निष्कर्ष हैं, की टेकअवेज कह सकते हैं, जो घुड़सवारी को देखने का नजरिया बदलते हैं। पहला, ये सीखना एक तरफा नहीं है, ये द्विदिशी मोटर लर्निंग है, बाई डायरेक्शनल। घोड़ा और सवार दोनों ही प्रोसीजरल मेमोरी यानी कैसे करें वाली विकसित करते हैं। दोनों सीखते हैं। ओके। दूसरा, मस्तिष्क पृष्ठ सिद्धांत, वो ब्रेन पेज वाली बात, वो वाकई काम करती है। अभ्यास से दिमाग में सीखे हुए मोटर मॉड्यूल या खाके बनते हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया चक्र, रिएक्टेंस ही इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जड़ है। क्रिया और प्रतिक्रिया का वो लगातार बहता हुआ सिलसिला। चौथा, एक कुशल साझेदारी में समग्र क्रिया ज्ञान, इंटेग्रल लर्नोग्राफी हासिल होता है, जहां दोनों एक एकीकृत प्रणाली बन जाते हैं। ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक गहरा कनेक्शन है। पांचवा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता इस ज्ञान के ट्रांसफर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जिसे प्रभावी लोनोग्राफी कहा गया। इमोशन सीखने की प्रक्रिया को बूस्ट या हिंडर कर सकते हैं। अच्छा। और आखिर में इन सारे निष्कर्षों के व्यापक निहितार्थ हैं, मतलब बड़े इम्प्लीकेशंस है, न सिर्फ घुड़सवारी सिखाने के बेहतर तरीकों के लिए, बल्कि इक्वाइन असिस्टेड थेरेपी जो होती है, घोड़ों की मदद से चिकित्सा और सामान्य रूप से मोटर स्किल डेवलपमेंट को समझने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमाल है। तो ये अध्याय घुड़सवारी को महज एक खेल या एक परंपरा मानने की बजाय उसे एक ऐसे अनोखे सीखने के माहौल के रूप में पेश करता है, जहां दो अलग अलग दिमाग एक साथ सीख रहे हैं और साथ में विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये न्यूरोसाइंस, मोटर लर्निंग और सीखने के सिद्धांतों को एक प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क में एक साथ लाता है। अब बात सिर्फ घोड़े को ट्रेन करने की नहीं, बल्कि उसके साथ एक सीखने वाली साझेदारी, एक लर्निंग पार्टनरशिप बनाने की है। आज की बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि घुड़सवारी सिर्फ शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं है, ये मोटर विज्ञान, गहरे तालमेल और दो दिमागों के बीच होने वाले अद्भुत मौन संचार का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये सब कुछ हरकतों के जरिए होता है। हाँ, और इससे कुछ ठोस व्यवहारिक सबक भी मिलते हैं, जिनका जिक्र लेख में भी है। पहला, क्रिया आधारित सीखने का मूल्य समझना, मतलब किसी चीज को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि वास्तव में करके अनुभव करने का महत्व, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ। दूसरा, अभ्यास के जरिए अपने सवार मस्तिष्क पृष्ठ बनाने पर ध्यान देना, वो मेंटल मैप्स। तीसरा, घोड़े को सिर्फ एक टूल या उपकरण नहीं, बल्कि एक सीखने वाला साथी समझना, अ लर्निंग पार्टनर। सही। चौथा, संचार में प्रतिक्रिया चक्र को समझना और उसका सम्मान करना, वो एक्शन रिएक्शन लूप। और पांचवा, उस एकीकृत अवस्था, समग्र क्रिया ज्ञान का लक्ष्य रखना, जिसमें सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि सहानुभूति, एम्पैथी और जागरूकता भी शामिल हो। और जाते जाते सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। अगर घुड़सवारी दो अलग प्रजातियों के बीच इतने गहरे नॉन वर्बल मोटर आधारित ज्ञान ट्रांसफर को संभव बनाती है, तो ये समग्र क्रिया ज्ञान का सिद्धांत और कहां-कहां काम कर रहा हो सकता है? अच्छा सवाल है। शायद हमारी जानकारी के बिना क्या हम अपनी तकनीक के साथ या प्रकृति के साथ या दूसरी जो जटिल प्रणालियां हैं उनके साथ भी इसी तरह के अनकहे क्रिया आधारित संबंध बना रहे हैं? ये विचार करने लायक बात है कि हम अपने आसपास की दुनिया के साथ किस तरह अनजाने में ही एकीकृत हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?